रही हूँ कि वो नॉर्मल नहीं है. मीरा इज मेंटली sick. Assalamu alaikum everyone. I so wanted to talk about this scene from drama serial Zanjeerein. I'm sure you're watching it. मुझे कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा बिकॉज स्टैंडर्ड्स इतने हाई हो चुके हैं मोमा देख के और शरपसंद देख के, इवन कफील भी, बट माय मोस्ट फेवरेट वर मोमा एंड शरपसंद. सो अब ड्रामे ना समझ नहीं आ रहे. बज़ाहिर बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन वो ड्रामा वाली फील नहीं आ रही. सो जंजीरे का एक सीन है जिसमें दानियाल ज़फ़र जो हैं बेसिकली उनको दिखाया गया है सहारा हाशमी के लवर हैं, कज़न हैं. सो दानियाल के साथ उनके मामलात चल रहे हैं. एक तरफ सरों पे दुपट्टे हैं, दूसरी तरफ उनके साथ गाड़ी में बैठ कर आ रही हैं, उनका हाथ थाम रही हैं, फिर रोमांटिक जो डायलॉग्स हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं. ठीक है, चलें, उसको भी हम जस्टिफाई कर लेते हैं. लेकिन अभी एक सीन हमने देखा जिसमें सहारा हाशमी जो है वो गले लग जाती हैं दानियाल ज़फ़र के और बहुत अजीब तरह से झपट के. सो वो बड़ा ऑकवर्ड लगा. और मैं सिर्फ ये पूछूंगी और सवाल मेरा ये है कि भाई क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत थी इतनी ज़ोर से गले लगाने की. गले लगाना इट्स वेरी नॉर्मल इन आर शोबिस इंडस्ट्रीज एंड आर ड्रामास, इन एवरी सेकेंड ड्रामा, बल्कि अगर ये कहा जाए इन एवरी ड्रामा आप ये देख सकते हैं कि जी गले लगी हुई औरत हीरो के या जिसके भी. क्यों इतना आप गले लगा रहे हैं, क्यों आप दिखा रहे होते हैं ये सब कुछ. बेड के सीन्स, बेड पे लेटे हुए हैं, चिपक चिपक के लेटे हुए हैं और आंखों में आंखें डाल के फजूल की बातें हो रही हैं, रोमांटिक बातें हो रही हैं. मतलब अब मुझे लगता है कि माँ बाप के साथ बैठ के तो आप देख ही नहीं सकते, फैमिली के साथ, बड़ों के साथ तो बैठ के आप देख ही नहीं सकते. इस किस्म की वाहियात चीज़ें दिखाई जा रही हैं. पैमरा जो है वो सोया हुआ होता है क्योंकि वो भी इतना करप्ट है. पैसे रिश्वतखोर, हमने जो सुना है कि जी रिश्वतें वो लेता है, तो किसी चैनल के पीछे पड़ जाएगा. जो शायद पैसे सही नहीं दे रहा होता उसके पीछे पड़ जाता है. जिनके साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं उनको स्पेयर कर देता है. लेकिन एक पॉलिसी होनी चाहिए जो सब चैनल्स को फॉलो करनी चाहिए. मैं फिर कहूँगी कि मोमा का वो सीन था जिसमें मोमा में बहुत सारे ऐसे बोल्ड सीन्स थे, लेकिन मोमा में सबसे पहले तो कपड़े ही माशाल्लाह सबा कमर के बहुत बोल्ड थे. लेकिन वो सीन जिसमें वो कहती है जी मेरा मियाँ जो है उससे मेरे ताल्लुकात नहीं थे और उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, और फिर वो फ्लैश बैक में दिखाते हैं और उसमें सबा कमर के साथ वो होते हैं और फिर वो बातें हो रही होती हैं और वो सारी चीज़ें इतनी अननेसेसरी थी. हर चीज़ आपने प्रैक्टिकली करके थोड़ी दिखानी है. हर चीज़ थोड़ी आप दिखाएंगे. मतलब तरीका होता है दिखाने का भी. ज़रूरी नहीं है कि आप कर कर ही दिखाएं. सो बहुत ज़्यादा बोल्ड सीन्स हो रहे हैं हमारे ड्रामास में. ये चिपका चिपकी और एक्सप्रेशंस. अब आप देख लें कि डॉक्टर बहू में जो सीन था जो कि जिसको कट कर दिया, ऑनर नहीं किया गया. पैमरा, शुक्र है पैमरा ने कुछ तो अच्छा किया. अब वो शुजा असद और कुबरा खान का था और पता नहीं कैसे इनके मियाँ इजाज़त दे देते हैं इनको ऐसे सीन्स करने के लिए. अब कुबरा जो है उसको वो साड़ी पहना रहा है और वो अपनी तरफ उसको खींचता है, साड़ी पहना रहा है. वो जो एक्सप्रेशंस थे, वो एक्सप्रेशंस, एक दूसरे को देखना, वो ऐसा लग रहा था कि अब पता नहीं आगे क्या होगा. भाई बड़ी स्क्रीन पे फिल्म में समझ आता है बिकॉज फिल्म है. आप अकेले जाके देख लें, फ्रेंड्स के साथ देख लें, कपल चला जाए, ज़रूरी नहीं है कि फैमिली जाए, बिकॉज आपको पता है कि फिल्म में बोल्ड सीन्स हो सकते हैं. लेकिन नेशनल टेलीविज़न जो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख रहे हैं उसमें इस किस्म के वाहियात सीन क्यों होंगे. दानिश तैमूर के ड्रामे उठा लें आप, मैं किस किस का नाम बताऊं आपको खुद अंदाज़ा होगा. हर ड्रामे में ऐसा कोई सीन आ जाता है जिसको देख के इंसान शर्मिंदा हो जाता है. बहुत सारे नहीं भी होते होंगे, लेकिन अभी भी इस किस्म के शरीफ लोग हैं जिनमें शर्म और हया बाकी है और वो नहीं देखना चाहते. एक तो ऐसा मीडियम छोड़ देना, ये टेलीविज़न जो है नेशनल टेलीविज़न, ये तो ऐसा छोड़ देना कि जो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकें. तो भाई मैं तो बहुत तंग हूँ इस बेगैरती से जो टेलीविज़न पे आम हो चुकी है. और मैं आपको लिख के दे दूँ, आज से 2-4 साल बाद आप देखिएगा इन चीज़ों का भी स्टॉप नहीं लग रहा है. ऐसा ऐसा कुछ ये दिखाएंगे ना टीवी पे, हमारे बच्चे ऑलरेडी हाथों से निकल चुके हैं. थोड़ी सी ये शर्म कर लें, हया कर लें और इस किस्म की चीज़ें ना दिखाएं तो बेहतर होगा. अच्छा जी, अली ज़फ़र मिशा शफ़ी के केस के हवाले से आपको पता होगा 2018 में मिशा शफ़ी ने उन पर केस किया था. सेक्सुअली हरास किया गया था मिशा शफ़ी को, ये उनका कहना था. और फिर उसके बाद केस चल के फाइनली जो है आज से महीना पहले ये फाइनल वर्डिक्ट आया और उनको जो है अली ज़फ़र को बाइज़्ज़त तौर पे बरी कर दिया गया इस केस से. और क्योंकि किसी भी किस्म के जो है एविडेंस जो है वो मौजूद ही नहीं था.
اور 50 لاکھ روپے کا جو ہے بیسکلی علی ظفر نے ڈیفیمیشن کیس کیا تھا مشا شفیع پہ کہ آف کورس ڈیفیمیشن کیس تو کرنا بنتا تھا نا کہ آپ کی عزت آپ اتنی ٹراما سے گزرے آپ پہ اتنا بڑا الزام لگ جائے اور آپ کی عزت خراب ہو جائے دنیا کے سامنے. اب وہ بھی ایک اتنا بڑا آرٹسٹ ہے, پوری دنیا میں اس نے کام کیا ہے, پڑوسی ملک میں اس نے کام کیا ہے, از اے فلم اسٹار, از اے سنگر. سو عزت تو بہت ان کی خراب ہوئی تھی. پھر ہی ٹولڈ ایوری ون کہ ہاؤ مچ ہی سفرڈ, ناٹ اونلی ہم بلکہ پوری فیملی نے بہت زیادہ سفر کیا سب چیزوں کی وجہ سے, اور پروجیکٹس چھوٹ گئے, اور جو پروجیکٹ وہ کر رہے ہوتے تھے ان جو بھی آرگنائزیشنز ہوتی تھی وہاں جا کے کامنٹس کیے جاتے تھے اور میک شور کیا جاتا تھا کہ ہر جگہ سے علی ظفر کا کام جو ہے وہ ختم ہو جائے. سو یہ جو 50 لاکھ روپے کا ہرجانے کا فیصلہ ہوا ہے اس پہ انہوں نے اپیل کی تھی, اور جب سماعت ہوئی انہوں نے اس میں تھوڑا ریلیف دینے کی بات کی, اور ابھی ان سے کہا ہے کہ ہم جو ہے بیسکلی یہ لوگ ابھی علی ظفر سے بات کریں گے, اور یہ جو فیصلہ ہے اس کو فی الحال جو ہے معطل کر دیا گیا ہے کہ شاید علی ظفر جو ہے وہ اس میں کوئی نرمی برتیں اور ان کو یہ 50 لاکھ روپے نہ دینے پڑے. ابھی انیشلی میرے خیال سے 25 لاکھ کورٹ نے ان کو کہا ہے کہ وہ دیں. سو یہاں پہ میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں مشا شفیع سے یہ غلطی ہوئی, آلدو ایک یہ والی بھی سائٹ ہے کہ جی علی ظفر بہت ٹھرکی ہیں اور وہ اس طرح کے ہیں, ان کی بہت سارے کلپس جوڑ کے ایک ویڈیو بنا کے سرکولیٹ کی گئی سوشل میڈیا پہ, جس میں ہم نے دیکھا کہ جب وہ بالی ووڈ میں تھے تو جتنی بھی ایکٹریسز ان کے ساتھ تھیں وہ بہت انکمفرٹیبل تھیں اور وہ بڑے سیکسسٹ جوکس مار رہے تھے, لیکن پھر بھی ہم اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اس میں سب سے زیادہ گناہ گار وہ عورت ہے جو اتنے سالوں کے بعد می ٹو موومنٹ شروع ہو اور وہ بولے کہ جی فلانے مرد نے مجھے ہراس کیا تھا, سیکشولی ہراس کیا تھا. آپ نے اس وقت کیوں نہیں بتایا؟ اگر آپ اس وقت بتاتی تو پتہ نہیں کتنی عورتیں کتنی لڑکیاں بچ سکتی تھیں. مطلب آپ نے تو اس آدمی کو اتنے سال تک موقع دے کے رکھا کہ وہ کرتا رہے یہ کام. اگر آپ اسی وقت آواز اٹھا لیتی تو شاید بہت ساری لڑکیاں, کیونکہ اگر کوئی آپ کو سیکشولی ابیوز کر رہا ہے, ہراس کر رہا ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی اور بھی عورتوں کو کر رہا ہوگا. سو یہ بہت بڑی غلطی ہے. سو گناہ گار مشا شفیع ہیں کہ اگر ایسا ہوا تھا تو ان کو اسی وقت آواز اٹھانی چاہیے تھی جب یہ چیز ان کے ساتھ ہوئی تھی. پھر بات ارریلیونٹ ہو جاتی ہے, آپ کے پاس ثبوت نہیں ہوتے. اتنے سالوں کے بعد جی می ٹو موومنٹ شروع ہوتی ہے اور سب کو یاد آ جاتا ہے جی اس نے ہراس کیا تھا, اس نے کیا تھا. تو کرمنل تو بیسیکلی آپ ہیں کہ آپ نے اتنے سال کی بات چھپا کے رکھی. سو اس چیز کو جسٹیفائی وہ نہیں کر سکیں, اور اب جو ہے 50 لاکھ روپے کا ہرجانہ ان کو ہی بھرنا پڑے گا, جس میں مجھے لگتا ہے کہ رعایت مل جائے گی. علی ظفر سے اس حوالے سے اب بات ہوگی تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. لیکن میں یہی کہوں گی بچیوں کو کہ جب تمہارے ساتھ ایسا کچھ ہو تو تبھی آواز اٹھاؤ, تبھی آواز اٹھاؤ تاکہ دوسری بچیاں, دوسری لڑکیاں جو ہے نا وہ اس چیز سے نہ گزریں. سو اس پہ ملی جلی رائے ہے. لوگ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ اتنی دفعہ ذلیل ہونے کے بعد پھر دوبارہ ذلیل ہو رہی ہے کہ, تو زیادہ تر مجھے لگتا ہے 80% لوگ جو ہیں وہ اگینسٹ ہیں مشا شفیع کے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بس یہ سب کچھ جو ہے کوئی ایجنڈا تھا مشا شفیع کی طرف سے. آئی ڈونٹ نو, یو ٹیل می آپ کو کیا لگتا ہے. اچھا, دراب خلیل جو ہے, خلیل الرحمان قمر, ہمارے رائٹر اور ایک بڑے کانٹروورشل رائٹر, ان کے صاحبزادے ہیں, اور وہ جو ہے ابھی کچھ عرصے پہلے جو ہے نادیہ خان کے شو میں ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کے فادر جو ہیں اتنی سخت باتیں کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ جی وہ کانٹروورشل ہو جاتی ہے, تو آپ نہیں ان کو کچھ کہتے؟ تو اس پہ دراب نے کہا کہ جی میں کہتا ہوں, میں بولتا ہوں کہ ذرا ہولی ہاتھ رکھیں, اور میرے کہنے کی وجہ سے, ان کو منع کرنے کی وجہ سے اب آپ دیکھتے ہوں گے کہ اب ان کے انٹرویوز جو ہیں وہ کم آتے ہیں. اور یہی بات جب ان سے پوچھی گئی, اور ارشاد بھٹی نے پوچھا ان سے, اور ناصر ادیب صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, ناصر ادیب صاحب اور خلیل الرحمان قمر دونوں کو بلایا ہوا تھا ارشاد بھٹی نے, اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا, میں نے پورا دیکھنا ہے, میں دیکھوں گی انشاءاللہ. اب یہ دونوں ایسے ہیں پنجاب سے ہمارے آرٹسٹ کے, یہ بیٹھ کے نا پوڈ کاسٹ میں لوگوں کی عزتیں اچھال رہے ہوتے ہیں. خلیل الرحمان قمر صاحب جو ہے ہر کسی کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, اور ناصر ادیب صاحب جو ہے نا لوگوں کی پرانی باتیں نکال کے ان کی کریکٹر اسیسنیشن کر رہے ہوتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ خلیل الرحمان صاحب کے ساتھ اتنا بڑا ان کو دھچکا لگا, شاید وہ بھول گئے ہیں کہ جو ان کی ویڈیو آؤٹ ہو گئی تھی لڑکی کے ساتھ اور اتنی بےعزتی ہوئی تھی, تو اس کے بعد ان کو سدھر جانا چاہیے تھا, لیکن ابھی بھی وہ نہیں سدھرے, ابھی بھی عجیب باتیں کر رہے تھے. غصے میں کہہ رہے تھے کہ ہمایوں سعید کیا میرا ماما لگتا ہے کیا. مطلب
इंसान नहीं बदल सकता, इंसान नहीं बदल सकता। तो खैर इरशाद भट्टी ने पूछा कि आपके तो साहबजादे कह रहे थे कि अब आप इस वजह से इंटरव्यू नहीं देते हैं क्योंकि आपके साहबजादों ने कहा और आपने कि वो आपको मना करते हैं कि ऐसा मत करें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ये उसकी अपनी सोच है। मैं तो इस वजह से इंटरव्यूज़ नहीं दे रहा था क्योंकि मैं बीमार रहा हूँ काफ़ी। और साथ साथ उन्होंने कहा कि कोई भी इर्रेशनल इलॉजिकल बात करेगा तो खरी खरी सुनेगा, मैं तो चुप नहीं रहूँगा और दलील लाएं, प्रॉपर बात करें, वरना गैर मुनासिब चीज़ें भौंकने के मुतरादिफ होती हैं तो उस पे आपको इसी किस्म के जवाब मेरी तरफ से मौसूल होंगे। सो ऐसा कुछ कहना था खलील उर रहमान कमर साहब का। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होगी और इरशाद भट्टी ने बड़ी बातें निकलवाई होंगी इनके साथ। अच्छा, इरशाद भट्टी को तो मैं देखना ही नहीं चाह रही थी, बस मैं ऑफ हो गई हूँ उस बंदे को लेके। ऑल दो उसकी बड़ी अच्छी अच्छी पॉडकास्ट भी होती है, लेकिन मीरा वाली चीज़ के बाद जो है ना, मुझे बस दिल से उतर गया। खैर उसके बाद इरशाद भट्टी ने वो शेयर भी किया कि मीरा के साथ काम करना कितना डिफ़िकल्ट है और जो ऑफ स्क्रीन मीरा ने हरकतें की हैं, देखिए उसमें तो कोई शक नहीं है, मैंने भुगता हुआ है मीरा को। मैं आपको बता रही हूँ कि वो नॉर्मल नहीं है। मीरा इज़ मेंटली सिक। मीरा की हरकतें ठीक नहीं हैं, मीरा को बर्दाश्त करना आसान नहीं है और मीरा की ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बता सकती हूँ आपको, लेकिन मैं अभी क्यों बैठ के बताऊँ? इररेलेवेंट बात है, मैं नहीं बताना चाहती, लेकिन उस वक्त जो हुआ था मीरा के साथ वो गलत था, वो बातें नहीं होनी चाहिए थी। बाकी मीरा में इतने मसले हैं कि मैं अभी आपको बताना शुरू करूं, बात करना शुरू करूं तो मुझे कई घंटे लग जाएं, लेकिन बात यह है कि आप उस एक्ट को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि किसी औरत के बारे में इस किस्म की बातें उसके पास्ट की आप बैठ के करें। अब बात कर लेते हैं मावरा के हवाले से। भाई मावरा ने एक स्टोरी शेयर की, बड़ी पावरफुल बात की और बड़ी थॉट प्रोवोकिंग बात की और मैं इससे बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकती थी। मावरा को हमने देखा है कि बहुत टाइम से नहीं वो हमें उस तरह से नज़र आ रही हैं जिस तरह से आना चाहिए। कंपटीशन बहुत टफ है। हमारी जितनी भी ये फीमेल सेलिब्रिटीज़ हैं, इवन मेल भी हो गए, मतलब चंद चेहरे हैं वो आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और अब तो उनको देख के ना उल्टी आ रही होती है कि यार यही चेहरे हम देखते रहेंगे, इतना आपके पास टैलेंट है तो कोई नए चेहरे भी दें। लेकिन कंपटीशन इस वक्त बड़ा चल रहा है। सो मावरा ने अभी एक लिखा, स्टोरी शेयर की और उस पर उन्होंने लिखा कि मे बी इट्स टेकिंग यू लिटिल लॉन्गर, maybe it's taking you little longer because you are not lying, using people, manipulating और selling your soul. So उनका इशारा इसी तरफ था कि भाई अगर इट्स टेकिंग यू अ लिटिल लॉन्गर, अगर आपको टाइम लग रहा है सक्सेस पाने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो इसकी वजह ये हो सकती है कि आप झूठ नहीं बोल रहे, लोगों को मैनिपुलेट नहीं कर रहे, आप लोगों को इस्तेमाल नहीं कर रहे या अपनी रूह का सौदा नहीं कर रहे, उसको बेच नहीं रहे। अच्छा, ये बड़ी थॉट प्रोवोकिंग थी। अब आपको पता है कि ये जो सारा चल रहा है, जाइनिस्ट जो होते हैं बेसिकली फ्री मेसन्स, और ये किस तरह अपने सोल्स को बेचते हैं, डेविल को वर्शिप करते हैं। और चाहे पॉलिटिशियंस हों, हमारे मुल्क में बहुत हैं ऐसे लोग जो कि ये काम कर रहे हैं, और बाहर तो बहुत ज़्यादा है, हॉलीवुड हो गया, इवन बॉलीवुड हो गया, दिस इज़ वेरी कॉमन। सो नाउज़ुबिल्लाह ये अपना सोल जो है डेविल को बेच देते हैं और फिर उसके एवज उनको शोहरत मिलती है, पैसा मिलता है, फेम मिलता है। सो इसकी तरफ मावरा ने इशारा किया और इट इज़ वेरी वेरी ट्रू कि इवन हमारी इंडस्ट्री में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपने सोल्स बेच दिए हैं, जो फेम के लिए, शोहरत के लिए सद तक चली हैं। और दिस इज़ वेरी कॉमन। ये कोई मैं ऐसी बात नहीं बता रही हूँ कि जी बड़ी अनहोनी बात है, दिस इज़ वेरी कॉमन। और मुझे इतनी दफ़ा बुलाया था जब मैं दुनिया टीवी में थी, समा में थी, मुझे बहुत मैसेजेस आते थे, बहुत कॉल्स आती थी, मेरे बहुत पीछे पड़े रहे और मैं मुस्तकिल ब्लॉक कर रही होती थी। आई नो अदर पीपल ऑल्सो फ्रॉम दिस इंडस्ट्री जिनको इस तरह से अप्रोच किया गया है। सो दिस इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान, दिस हैज़ बिन हैपनिंग इन पाकिस्तान फॉर द लास्ट लाइक 30-40 ईयर्स, जो हम सुनते आए हैं। इस तरफ मावरा का इशारा था और मावरा जो है मेरे ख्याल से यही वजह है कि इतना ज़्यादा वो काम नहीं कर रही हैं क्योंकि शायद वो तबीयतन ऐसी नहीं है, वरना मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ कि हमारे आर्टिस्ट कैसे होते हैं, काम हासिल करने के लिए वो क्या क्या गलत काम करते हैं, फिर लॉबी सिस्टम है, एक दूसरे को फेवर्स देते हैं और बना के रखते हैं, सोशलाइजिंग कर रहे होते हैं और पता नहीं क्या कुछ कर रहे होते हैं काम हासिल करने के लिए। और जो भी इंसान ये सब कुछ नहीं करता है उसको उस तरह से काम नहीं मिलता, कुछ तो ऐसे उनको मिलता ही नहीं है क्योंकि वो ये सारे रास्ते जो हैं इख्तियार नहीं करते। सो ये थी कुछ अपडेट, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या समझते हैं इन चीज़ों के बारे में। मैं इंतज़ार करूंगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।